हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे से होंगे। ठीक ठाक तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो आज हम लोग बेटे 6.3 का सॉल्यूशन का ये तीसरा पार्ट, क्योंकि अब तक के 16 सवाल हमने इस एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं। ठीक है, ठीक ठाक लंबी एक्सरसाइज है और हर एक सवाल को समझाने में समय लग रहा है, तो इसलिए ये तीसरा लेक्चर इसका ये आज है। तो चलिए अब हम 17 नंबर सवाल के आगे जितने भी सवाल हैं वो सारे एक थीम को समझने वाले सवाल हैं। सारे के सारे शाब्दिक प्रश्न हैं, लैंग्वेज में लिखे हुए सवाल हैं। तो उनके अंदर आपको कैसे अप्रोच करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उच्चिष्ट और निम्निष्ट का सवाल यानी कि उच्चतम निम्नतम का जो सवाल आता है मैक्सिमम मिनिमा का, आप चाहते हो कि सीधा एफ आपको मिले और वहाँ पर आप प्रथम अवकलन विधि या फिर द्वितीय अवकलन विधि से उसके उच्चतम और निम्नतम मानों के बारे में या बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लें। ये आप लोग चाहते हैं, सब चाहते हैं यही। लेकिन ये जो लैंग्वेज वाले सवाल हैं इनके अंदर भी बेसिकली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होती नहीं है वैसे। जो बच्चा इस चीज़ को समझने में कामयाब हो जाता है कि हमें पकड़ना क्या है, ठीक है नहीं। कुछ सवालों के अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ बताने का पूरा प्रयास किया है कि आपको पकड़ना क्या है, ठीक है। आज इन सवालों के माध्यम से मैं फिर वो उस मेथड को क्लियर करूंगा और बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि इस लैंग्वेज वाले सवालों को आपको कैसे क्लियर करना है। देखिए हमें सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग अगर बेसिक एक थोड़ी सी हम एक बेसिक अपनी समझ उच्चतम और निम्नतम को इस चैप्टर को लेकर के, इस एक्सरसाइज को लेकर के बनाएं, तो हमें एक फंक्शन पता होता है जिसको हम एफ कहते हैं। और एफ एक फंक्शन होता है जो कि जिसमें ये हमारे पास में एक्स कोई चर है। एक्स क्या है? चर है। चर का मतलब जो परिवर्तनशील है, जो बदलता रहता है, ये परिवर्तनशील है। और अगर आपको कोई सॉरी बेटा, आपको कोई फंक्शन एफ मिल जाता है, फिर उसके स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम या उच्चतम या निम्नतम या निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम, इन किसी भी चीज की बात करोगे इस एफ को आप आराम से कर लोगे, क्योंकि इसे इसके बारे में उन मानों को देखने के लिए स्थानीय उच्चतम या फिर स्थानीय निम्नतम, है ना, जो भी देखना है आपको उच्चतम या फिर निम्नतम, तो आप दो विधियों से देखते हो। एक तो प्रथम अवकलन विधि और बेटा दूसरी अवकलन विधि से, ठीक है ना। इन दोनों विधियों से आप लोग यहाँ पर इसको प्रोसीड करते हो और आसानी से जो स्टेप्स हमने बताए हैं आपको विधियों से, वो आप सवाल सॉल्व कर देते हो। अब आपका मेन टारगेट क्या है कि आपको डायरेक्ट एफ नहीं दिया गया है, तो आपको जो लैंग्वेज दी जाती है जैसे सवाल के अंदर दी है, हमें इस लैंग्वेज से ही खोजना पड़ेगा दो चीजें खोजनी पड़ेंगी। एक तो खोजना पड़ेगा फंक्शन कौन सा होगा, जो कि साफ दिख जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। एक एक्स क्या होगा? एक्स मतलब परिवर्तनशील राशि इसके अंदर कौन सी होगी, कौन सी दी गई है, कौन सी परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है तो उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन वगैरह करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कैसे पिक करना है एफ को, कैसे पिक करना है, पहली बात सुनिएगा। जिस भी चीज के बारे में हम उच्चतम या निम्नतम की बात करेंगे कि इसको उच्चतम कर दो या इसको निम्नतम कर दो, जिस भी राशि के बारे में ऐसी बात हो रही होगी तो वो हमारा फंक्शन बनेगा एफ। बिल्कुल ठीक बात है, वो हमारा फंक्शन बनेगा एफ। तो पहला काम तो ये जो कि साफ दिख जाता है। जैसे मैं इस सवाल को अभी पढ़ूंगा तो लास्ट में आप यहां देखोगे आयतन उच्चतम, आयतन उच्चतम है। अभी सवाल को समझा नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ थीम्स बता रहा हूं कि आयतन उच्चतम है। इसका मतलब हमारा जो आयतन है वी, हम आयतन को अगर वी से कहें तो वी हमारा एफ का काम करेगा। तो वी बराबर कोई हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा किसी एक चर में, जिसमें हम लोग फिर अपने विधियां लगा सकें, द्वितीय अवकलन विधि या फिर प्रथम अवकलन विधि का प्रयोग करके हम लोग बात कर सकें। तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि आपको एफ क्या कंसीडर करना है इसके अंदर, फंक्शन जो उच्चतम या जिसको निम्नतम हमें करना है। ठीक, दूसरी बात, अब हम लोगों को ये खोजना है, ठीक है ना, कि एक्स एफ यानी कि कैसे ये चर में बनेगा। इसके लिए आपको सीधी बात है पहले इसके फॉर्मूले पे चले जाना है और फॉर्मूले के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप ही। चलिए पहले मैं सवाल समझाता हूँ, वहीं से शायद आपको समझ में आ जाए कि आपको एक्स कैसे देखना है। देखो उसने कहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर, देखो ये तो फिक्स कर दिया हमें, है ना। 18 सेंटीमीटर भुजा की टीन की आयताकार चादर है, ठीक है बेटा, के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। अब आपकी इसमें
इमेजिनेशन पावर कितनी है वो सोचना पड़ेगा। जो ये क्वेश्चन वाला कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं बाद में बता दूंगा इन चीज़ों को, कि हमारे पास अगर एक आयताकार रहेगी, वर्गाकार रहेगी, वर्गाकार है, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये वर्गाकार, ठीक है ना, क्या है 18 सेंटीमीटर 3 के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर, है ना। तो यही लैंग्वेज है, यानी कि वर्गाकार चादर है, वर्गाकार है ये। भाई भुजा तो एक ही दे रखी ना उसकी बेटा, 18 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई उसकी सेम है, और चादर के बाद बाकी लैंग्वेज वही है कि 18 सेंटीमीटर। एक काम करो, एक वर्ग बना लो पहले, वर्गाकार एक हमने टीन की चादर बना ली। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत सरलता से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है नहीं। और ये कंफर्म सी बात है, अगर मैं इसका नामकरण कर दूंगा, इसको ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, इस वाले को सी कह दूं, इस वाले को डी कह दूं, और उसने कहा है कि जो इसकी साइड्स हैं वो 18 सेंटीमीटर है, तो मेरे बेटे ये वाली लेंथ भी 18 सेंटीमीटर है, और ये वाली लेंथ भी मेरी 18 सेंटीमीटर ही है। इतना आप लोगों को बेटे समझ में आ रहा होगा बहुत इजीली, अब तक मैंने कुछ किया भी नहीं है। थोड़ा समय दोगे तो समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि वर्गाकार चाहते हैं कि कोनों पर वर्ग काटकर, इसके क्या करना है, इसके कोनों पर हमें वर्ग काटने हैं। वर्ग का मतलब यहां से जैसे हमने एक वर्ग ये काट दिया, ठीक है बेटा, ऐसे ही एक वर्ग हम यहां से काट देंगे, ऐसे ही सेम साइज का एक वर्ग हम यहां से काट देंगे बेटा, और ऐसे ही सेम साइज का एक वर्ग हम यहां से काट देंगे। जब हम लोग वर्ग काट देंगे, वर्ग काटने पर क्या होगा, तो आपको एक ऐसी कुछ आकृति मिल जाएगी बेटे, ऐसी कुछ आकृति आपको मिल जाएगी। और अगर आप इनको फोल्ड कर दो, ये इसको इधर से कर दो, इसको इधर से कर दो, तो ये एक संदूक जैसा बन जाएगा। ये कैसा बन जाएगा बेटे, एक संदूक जैसी इसकी रचना बन जाएगी। संदूक मतलब घनाकार, है ना, सॉरी वर्गाकार, एक संदूक टाइप बन जाएगा आपके पास में। ये तो कहा गया है उसमें, इस प्रकार बने टीन के फलकों से मोड़कर एक ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा, हाँ ठीक है, वो बात की बात हो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया मैंने क्या करा, एक मेरे पास में बेटे वर्ग था, थोड़ा समय लगेगा सवाल को करने में, उसके कोनों पे मैंने कुछ वर्ग काट दिए, ठीक है ना। और वर्ग काटने के बाद में हमने इसको मोड़ा, तो मोड़ने के बाद हमें एक संदूक प्राप्त होगा, क्योंकि संदूक की जो आकृति होती है बेटा वो कैसी होती है, संदूक की आकृति जो होती है वो घनाभ के प्रकार का होता है संदूक, है ना, घनाभ के प्रकार, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होते हैं। तो आप एक संदूक बनेगा आपका ऐसा घनाकार, जैसे जूतों का डब्बा हो जाता है, मिठाई का डब्बा हो जाता है, इस तरीके का एक आकृति आपके सामने आएगी। और वो आकृति ढक्कन रहित, ऊपर से ढक्कन नहीं लग रहा उसके, वो क्या है, वो आपके पास में एक ढक्कन रहित संदूक कहलाएगा, ठीक है। तो हमें उसने कहा है, अब देखो क्वेश्चन को करना क्या है, ढक्कन रहित एक संदूक को बनाना है, काटे गए वर्ग की काटे वर्ग भुजा की कितनी होगी, काटे गए वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो ये जो मैं वर्ग काट रहा हूँ, सपोज कर लो इसकी भुजा मैंने x मान ली, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये परिवर्तनशील है बेटे, हम इसको इतना भी काट सकते थे, इसको इतना भी काट सकते थे, बात मेरी समझ रहे हो। ये x परिवर्तनशील है, तो हमने क्या करा, ये x की यहाँ से काटी, x इधर से ये कटेगा, x सेंटीमीटर इधर से कटेगा, x सेंटीमीटर इधर से कटेगा, x सेंटीमीटर इधर से, x सेंटीमीटर इधर से, x सेंटीमीटर इधर से, x सेंटीमीटर इधर से। अभी मैंने आपके सामने एक दूसरी आकृति बना रहा, दूसरी आकृति इस तरीके से बना रहा है, जो बनी हुई चीज आएगी वो ऐसे आ जाएगी बेटे, कुछ ऐसा आ जाएगा ना, कुछ ऐसा आ जाएगा ना बेटा, एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा लेकिन कुछ ऐसा बन जाएगा ना, जब ये वाले पोर्शंस में हटा दूंगा यहां से। तो अब एक बात सुनो, जो बना हुआ संदूक है उसकी, संदूक के आयतन की बात हो रही है, संदूक जो होगा वो कैसा हो, घनाभ के प्रकार का होगा, और घनाभ का जो आयतन होता है आपके पास में, आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि जो संदूक बनेगा आपको ये सोचना है कि उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, और जो कि बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इसे हल करते समय एक दो बात जो हमने अभी मानी है उसको मान लेते हैं, कि माना
माना काटे गए, जो हमने काटा है, काटे गए, थोड़ी लैंग्वेज में सही नहीं लिखी मैंने ऊपर, है ना, आप किताबों से कनेक्ट कर लेंगे। काटे गए वर्ग की जो भुजा है वो x सेंटीमीटर है। हमने क्या कह दी बेटे, x सेंटीमीटर है। आपको समझ में आया? देखो ठीक है। और यहां पे देखो बने संदूक, जो हमारा संदूक है, बने संदूक, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं, संदूक की लंबाई कितनी होगी, आप मुझे इस बात को डिसाइड करो। ये अगर आप बता पाओ तो बेटे मजा आ जाएगा। भैया लंबाई होगी, देखो ये लंबाई है, तो संदूक की लंबाई यहां से यहां तक की होगी, यानी कि ये वाली। आपको पता है इधर से आपने x काट दिया, इधर से x काट दिया, आपने 2x काट दिया, टोटल 18 सेंटीमीटर थी, तो ये वाली आ जाएगी 18 माइनस के 2x। क्या बात समझ में आ रही है? ये वाला बीच वाला हिस्सा कितना बचेगा मेरे बेटे, ये बचेगा बीच वाला हिस्सा यहां से यहां तक का, कितना बचेगा 18 माइनस 2x। क्योंकि आप समझ पा रहे हो ना मेरे बेटे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, x इधर से कट गई, x इधर से कट गई, तो x माइनस 18 माइनस 2x सेंटीमीटर बचेगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। इतनी बात आपको बेटे अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर बने संदूक की चौड़ाई के बारे में अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो चौड़ाई क्या होगी बेटे, चौड़ाई ये हो जाएगी ये वाली। और आप अगर ध्यान से देखो तो ये भी बेटे 18 है, तो ये बीच वाला हिस्सा भी अगर हम यहां ध्यान से कैलकुलेट करें 18 माइनस 2x ही हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये भी, ये x कटा और ये भी नीचे x कटा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 18 माइनस के 2x। मैं ऐसे क्यों कर रहा, क्योंकि मुझे लंबाई आयतन के बारे में एक फलन तैयार करना है, उसके लिए मुझे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए सेंटीमीटर। अब हम लोग बने संदूक की ऊंचाई के बारे में बात करेंगे, और वो आपको इस बोर्ड पे नहीं दिखाई देगी बेटा, वो आपको या तो सोचने से दिखाई देगी, अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन करो। जब आप इसे काट करके से ऐसे खड़ा करोगे, इन फलकों को आप खड़ा करोगे, ये वाला फलक जब खड़ा हो जाएगा तो यही तो ऊंचाई बनेगी इसकी। ये जो आपके पास में हिस्सा टीन का लटका हुआ था, इसको यूं खड़ा करोगे, ये अभी ये लेटा हुआ है, यूं खड़ा करोगे, अभी चौड़ाई 2 उंगली जितनी है इसकी, तब खड़ा करोगे तो ऊंचाई भी तो 2 उंगली जितनी हो जाएगी। मैं आपको समझा पा रहा हूं? तो सीधी बात है, अगर हमने x सेंटीमीटर काटा है तो इसकी ऊंचाई x सेंटीमीटर ही हो जाएगी। ये आपको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे बने संदूक का आयतन, बने, क्योंकि संदूक के आयतन को ही हमें क्या करना है, उच्चतम करना है। बने संदूक का जो आयतन है उसको हम क्या कहते हैं, v है। माना, यहां लिख लो माना बने संदूक का आयतन जो है वो v है, तो हम लोग v बराबर क्या लिखेंगे बेटा, v आ जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या x इंटू 18 माइनस 2x और 18 माइनस की 2x। तो एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया मेरा। इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई नहीं है। देखो कुछ जगह कुछ सवाल जो हमने पहले करे हैं संख्याओं वाले, कि हमारा जो फलन बन रहा था जिस पर हमें उच्चिष्ट निम्निष्ठ की बात करनी, उच्चतम निम्नतम की बात करनी थी, जहाँ पर 2 वेरिएबल बन रहे थे, फिर हम लोग कंडीशन जो दी गई थी पिछले सवालों में किया है, हम इन 2 वेरिएबलों को एडजस्ट करते थे और किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते थे, फिर हम मेथड को प्रोसीड करते थे। ठीक है बेटे, तो अब अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें ताकि ये इजीली हो जाए। x बाहर रख लो, ये होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 भी 18 दूनी 36 दूनी 72 x, ठीक है। या v का जो मान आ जाएगा मेरे बेटे वो आ जाएगा 18 का वर्ग कितना होता है 324, 18 का वर्ग कितना होता है बेटा 18 का वर्ग कितना होता है ठीक है ना। या एक काम कर लो ना, थोड़ा सा थोड़ा इजी हो जाएगा, और भी थोड़ा सा इजी इस वजह से कह रहा हूँ, कैलकुलेट मैं इसलिए रुका था बीच में कि कैलकुलेशन कम करनी है। देखो इस वाले फंक्शन में से, इस वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 इसमें से, ओवरऑल 4 कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचेगा 9 माइनस एक्स, और 9 माइनस एक्स का मैं लग लूंगा होल स्क्वायर, है ना।
तो यहाँ पे 4x जो का तू रख लेंगे, अंदर आ जाएगा a का स्क्वायर का मतलब 81 प्लस b का मतलब x स्क्वायर माइनस के 18x है ना, 9 दूनी 18x। तो भैया v बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 4 एकम 4, 8 चौक 32 x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 18 चौक कितने होते हैं बेटे, 72 है ना, 18 चौक 72x स्क्वायर। यहाँ पे तो क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले x के सापेक्ष आप वही मेथड लगा दोगे, x के सापेक्ष क्या कर दोगे बेटे, अवकलन करोगे। तो यहाँ से मुझे मिलेगा dv बटे dx इज इक्वल टू, ठीक है ना, आपके पास में, या 4 को बाहर ही रख लो क्योंकि कैलकुलेशन में फिर इजी हो जाएगा, है ना। तो आप एक काम करो, 4 को बाहर ही रख लो। तो आप ब्रैकेट बना करके यहाँ पर 4 को ना बेटे, 4 को बाहर ही रख लो। तो यहाँ पे केवल x की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा 81x और 4 बाहर आ गया, x की घात 3, यहाँ पे केवल बचेगा x की घात 3 और यहाँ पे रह जाएगा 18 ही केवल, है ना। तो जब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 को तो कुछ कहेंगे नहीं, कांस्टेंट है, अंदर के फंक्शन का करेंगे 81 यहाँ एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, क्योंकि 3x स्क्वायर सॉरी, पावर शुरू में पावर में से एक कम, माइनस के 18 दूनी 36 x। आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से dv बटे dx का जो मान है मेरे बेटे, फाइनली 4 एज इट इज आ जाएगा, सही लिख लो, वो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 36x, ठीक है ना, 36x और ये क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया, 36x हो गया और आपका प्लस के 81। चाहो तो आप इसमें से बेटा आप 3 और कॉमन निकाल सकते हो, है ना। तो आप अगर 3 कॉमन निकालोगे, 4 तिया बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, माइनस 1 2 12 तिया 36 होते हैं, x 81 है ना, 27 तिया 81 होता है आपके पास में, है ना। तो इसके हम लोग चाहो तो उसके इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्योंकि इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे उच्चतम निम्नतम। लेकिन क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे हम लोग, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप सभी को पता है। तो बेटे क्रांतिक बिंदुओं के लिए, ठीक है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, जो dv बटे dx है उसको 0 पुट कर देंगे, है ना। तो जब इसको 0 पुट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 12 और अंदर है x स्क्वायर, ध्यान से देखो, माइनस के 12x प्लस के 27 इक्वल टू 0। 12 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर, इसके फैक्टर कर लो, 27 के टुकड़े जोड़ने पर 12 आता हो, 9 चौक 9 तिया 27, है ना, 9 तिया 27। तो यहाँ से हम लोग लेंगे 9x माइनस के 3x प्लस के 27 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस के 9 आ जाएगा, माइनस के 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस के 27 नहीं आएगा, 9 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो वैल्यूज मिल गई मुझे, एक तो बिंदु मिल गए मुझे x इज इक्वल टू आता है, जो 2 पॉइंट मिले मुझे, एक x बराबर 3 मिला और एक x बराबर 9 मिला, है ना। तो हम लोग देखना इसमें से आंसर कौन सा बनेगा। तो उसके लिए अब उच्चतम चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, उच्चतम चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो, अच्छा पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग x बराबर 9 लें, x बराबर अगर हम 9 लें, हम इस वर्गाकार शीट में से जिसकी लंबाई ही 18 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर का इधर काट दें, 9 सेंटीमीटर का तो बचेगा कुछ नहीं। आप देखो बीच वाला हिस्से की चौड़ाई कितनी बचेगी, 18 माइनस, अगर x की वैल्यू हम लोग 9 ले लें तो 18 माइनस 18 0 आ जाएगी,
तो x इज इक्वल टू 9 तो संभव ही नहीं है, तो यहां लिख देंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि भाई इतनी भुजा वाला वर्ग तो हम काट ही नहीं सकते, तो इसको तो आप x इज इक्वल टू 9 को तो कंसीडर ही ना करें, बिल्कुल ठीक है ना। और अगर करोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आप लोग जब सवाल को प्रोसीड करोगे तो आगे ही आपको समझ में आ जाएगा। छोड़ो, आप कहोगे सर यहाँ कैसे हम अंदाजा लगाएंगे, लगा सकते हो वैसे, लेकिन अगर नहीं लगा पा रहे हो तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 का पुनः अवकलन करेंगे, है ना। समीकरण 1 का पुनः अवकलन करेंगे बेटे, क्या करेंगे, अवकलन करने पर, ठीक है। तो जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा d2v बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 2x माइनस 12, ठीक है जी। चाहो तो उसमें से 2 और कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा 24 और ब्रैकेट में x माइनस के 6, बिल्कुल ठीक बात है। अब सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं। हमें तो वो वैल्यू लेनी है जहां पर आयतन उच्चतम आएगा, x का वो मान वैलिड करेंगे, x का मान वो लेना है जहां पर आयतन उच्चतम हो जाएगा। तो उच्चतम के लिए इसका चिन्ह चेक करना पड़ेगा। हम लोग निकालेंगे d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान, यह आ जाएगा 12 इंटू 24 बार है ना, 24 इंटू 3 माइनस 6, x बराबर 3 पे चेक कर रहे हैं तो यह आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस का 3 गुणे 24, 3 गुणे 24 और 25 या 75 होते हैं और 72 आ जाएगा, माइनस का 72, 24 या 72। आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू आई नेगेटिव। हम लोग कहेंगे चूंकि d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर है ना, डी एक्स स्क्वायर हमारे पास में कैसा है, नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो हम ये कह देंगे x इज इक्वल टू 3 पर v यानी कि आयतन है ना, आयतन किसका आयतन है, ये संदूक का आयतन उच्चतम है, उच्चतम है। तो हमारा आंसर यही आएगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 ही आ जाएगा, है ना आपके पास में। अतः x इज इक्वल टू 3, हमें क्या बताना, काटे गए वर्ग की भुजा, तो हमें काटे गए वर्ग की भुजा तो x ही थी ना, तो काटे गए वर्ग की हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, भुजा x बराबर 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब सर एक केस और डिस्कस करना है, कह रहे कि पॉसिबल नहीं होने का, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। तो अगर x इज इक्वल टू 9 पर हम लोग देखें कि सर d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान कितना बनेगा, तो आप यहाँ पे भर लोगे, है ना, 24 बाहर रख लेंगे और अंदर आ जाएगा 9 माइनस के 3, ठीक है बेटे, कितना आ जाएगा, 9 माइनस के 3, तो 9 माइनस की 3 करेंगे तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 72 आ जाएगा। और 72 0 से बड़ा होता है, 72 का होता है 0 से बड़ा होता है, और 0 से बड़ा होने पर यानी कि d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर का जो चिन्ह है वो 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक आ रहा है। और अगर धनात्मक आता है तो मेरे बेटे हम लोग क्या कहते हैं कि आयतन निम्नतम होगा। और निम्नतम की हमें बात नहीं करनी, हमें तो वो मान निकालना था जहां पर आयतन उच्चतम हो सवाल के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। शुरुआती पोर्शन सवाल को शुरू करना सबसे बड़ा काम है, जो कि लैंग्वेज वाले सवालों में जब तक ये बन नहीं पाता ना तब तक आप चीजें क्लियर नहीं समझ पाओगे। तो थोड़ा सा बेटे मेहनत आपको चाहिए कि एकदम से नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस का गेम है सारा, जितना लिखोगे उतना करोगे उतना समझोगे। अदरवाइज भैया फिर सर के ऊपर से निकलने वाले सवाल तो ये हैं जो बच्चे बहुत हल्के में लेके चल रहे होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बेटे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है इस बार 18। चलो बच्चा, अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के 18वें सवाल की। और 18वें सवाल में हम लोगों को काम कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम काम करना जो 17वें में करा था। 17 नंबर में जो कार्यक्रम किया है वो बिल्कुल सेम करना है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को चला के दे दूं तो शायद आप क्वेश्चन को कर पाओगे, और उम्मीद करता हूं कर ही लोगे अगर आपने पहला सवाल अच्छे समझ लिया होगा तो।
देखो पहले सवाल में वर्गाकार दिया गया था एक टीन का टुकड़ा, लेकिन यहाँ पर कहा गया है 45 और 24 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है कि टीन के आयताकार टुकड़े के कोनों पर वर्ग काटकर, जैसा कि अभी किया था कि हमारे पास में एक आयताकार है, इस बार क्या है, आयताकार वर्ग है, सॉरी आयताकार एक टीन का टुकड़ा है इस तरीके से, जिसमें इसकी ये लेंथ जो है ये तो है 45 सेंटीमीटर है बेटा ये वाली लेंथ, और इधर वाली लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर है, दिस इज 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। और ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी डिसाइड हो गई, क्लियर है। अब इसके कोनों पे हमें एक वही वर्ग काटने हैं, तो और उसकी भुजाई बतानी। सपोज कर लो मैंने x सेंटीमीटर के कुछ वर्ग काट लिए, एक वर्ग ये काट लिया जिसकी लंबाई चौड़ाई x है, वर्गाकार ही काटेंगे, वर्ग काटे गए ना, ठीक है ना, वर्ग काटे गए तो उसकी लंबाई चौड़ाई तो बराबर होगी क्योंकि वर्ग है। इधर की तरफ भी हमने एक ऐसा ही वर्ग काट लिया, तो मेरा साइज थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, तो लेकिन आप लोगों को भावनाओं को समझना है, ये x है ये भी x है। फिर मेरे भाई नीचे की तरफ भी एक वर्ग काटना है इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक वर्ग काटना है। फिर आप लोग जब इनको काट लोगे, चाहे तो कागज में काट के देख लो, तो कुछ फलक बनेंगे, उनको मोड़ करके एक संदूक बनाना है और सेम काम करना है, ठीक है ना। तो देखो अब सबसे बड़ी बात है कि हमें संदूक के आयतन को उच्चतम करना, तो वही काम करना है कि v बराबर v निकालना है, v होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमें बने संदूक का पहले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देखनी पड़ेगी। अब वो मैं यही बताता हूँ, देखो पहले आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो पूरी लेंथ थी 45 थी, 45 में से x गायब इधर हो गया, x उधर हो गया, तो ये बीच वाला क्या बचेगा, दिस इज 45 माइनस x माइनस 2x, सॉरी क्योंकि x इधर से x इधर से, समझे, ये वाला बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का, क्लियर है। और अगर हम लोग इस हिस्से की बात करें, इसके इस वाले की यानी कि चौड़ाई की बात करें, तो दिस इज 24, तो 24 में से सीधी बात है x यहाँ खत्म हो गया, x नीचे खत्म हो गया, 4 माइनस 2x, तो ये भी हमारी आ जाएगी, और ऊंचाई उसकी x होगी। तो सीधी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे सवाल को हल करें और कहें कि माना काटे गए वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर, व बने संदूक का आयतन, उसको भी आप कंसीडर कर लो v है। तो हमारे पास एक x तो परिवर्तनशील है, चर है, तो सबसे पहले आप यहां लिखोगे वही काम के संदूक की, सबसे पहले चलो ऊंचाई लिख लो। ऊंचाई तो आपको पता है x सेंटीमीटर ही होगी भाई, जब उसको मोड़ोगे तो x सेंटीमीटर ही तो आएगी। और संदूक की अगर लंबाई देखी जाए तो मिलेगी 45 माइनस 2x, ठीक है बेटा। और अगर हम संदूक की चौड़ाई के बारे में बात करें तो यह आ जाएगा हमारे पास में कितना, 24 माइनस 2x। तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे जो आयतन होगा, संदूक का जो आयतन होगा, उसको आप कैसे करेंगे बेटा, संदूक का आयतन v जो होगा, वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, x गुणे 45 माइनस 2x एंड 24 माइनस 2x। भैया अब आपके पास में सीधी बात है, अब यहां से आप द्वितीय अवकलज विधि लगाओगे और आराम से काम को प्रोसीड करोगे जैसे मैंने क्वेश्चन को किया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सरलतम करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे इसमें से 2 कॉमन निकाला तो 2 बाहर निकाल लो, 45 माइनस 2x एज इट इज चलता रहेगा, यहाँ आ जाएगा 12 माइनस के x। आपको करना कुछ नहीं है, 2 बाहर ही रखोगे, x को बाहर रखोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे आप, समझ रहे हो मेरी बात को, इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे ताकि आपको अवकलन करने में इजी रहे, आसान रहे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अब आपको इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपने कर रहे हैं, तो आप नीचे की तरफ आप कौन सी लगाओगे, ये fx है और ये उसका फंक्शन है, यानी कि आप dv बटे dx पहले निकाल लोगे, dv बटे dx निकाल लोगे, उसको जीरो के रख करके x के कुछ मान निकाल लोगे, जो भी कुछ मान आएंगे
उन मान पर जिस पे भी उच्चतम होगा, जिस मान पे भी उच्चतम होगा वही x का मान हमारा ले लिया जाएगा, वही आंसर में आ जाएगा। तो ये काम हमने अभी अभी करा है पिछले सवाल में, तो 2 बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, इतना काम आप स्वयं करोगे। तो TRY का मतलब हमने यहाँ छोड़ दिया है। अब आपको चलते हैं लेकर के 9th क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 19th क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। चलिए बेटा 19वें सवाल को थोड़ा ध्यान देंगे, और अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल एग्जाम्स के अंदर देखने को आपको बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, अगर आपने पिछले साल के कुछ पेपर्स देखे होंगे तो भैया वो कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी सवाल है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। देखो ये क्वेश्चन इतनी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, इतना मुझे पता, मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन अभी आप करके छोड़िएगा, समझ के छोड़िएगा। पेपर के समय तक आते आते इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आराम से ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो हमें सबसे पहली बात तो वही कि एफ को डिसाइड करना है, क्षेत्रफल किसका, वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम करना है। तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारा फंक्शन बनेगा। अगर उसके क्षेत्रफल को मैंने ए कहा तो उसका यानी कि भुजा का वर्ग, तो हमें चाहिए भुजा, उस वर्ग की भुजा। पहले सवाल को समझिए क्या कह रहा, कि अगर मेरे पास में कोई बेटे व्रत हो, कोई भी व्रत हो, ठीक है ना, गोल बना, ठीक है, काम चलाओ बन गया, अरे काम चलाओ, ठीक है, इसके अंदर आप किसी भी तरीके से कुछ आयत बनाओ, जैसे मैंने एक आयत ये बना दिया, ठीक है ना, ऐसा आयत बन सकता है एक, और भी तरीके से आयत बन सकते हैं। ये मान लीजिए व्रत है, इसके अंदर एक आयत ये बना दिया, ऐसे भी आयत बन सकते हैं, बहुत सारे आयत बनाए जा सकते हैं। एक व्रत हमने ये बना दिया, सपोज कर लीजिए एक आयत ऐसे बना दिया हमने, यूं करके थोड़ा सा ऐसे करके, बना नहीं है लेकिन बन जाएगा। बहुत सारे आयत बन सकते हैं, लेकिन इन आयतों में अगर देखा जाए, क्योंकि आयत, अगर इन जितने भी आयत बने हैं इनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले आयत को देखा जाए तो वो हमेशा एक वर्ग होगा, ये हमें दिखाना है, ठीक है ना। मतलब अगर हम लोग इसमें सबसे बड़ा आयत बनाए, एक व्रत के अंदर सबसे बड़ा आयत बनाए, व्रत के अंदर हम एक सबसे बड़ा आयत बनाए, ठीक है ना, सबसे बड़ा आयत बनाए, तो वो ये कह रहा है मेरे भाई, वो ये कह रहा है, सीधी कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, तो यानी कि वर्ग होगा, वो आयत कौन होगा, वर्ग होगा, यानी कि उसकी ये साइड भी इक्वल होगी। तो देखो क्लियर सी बात है, बहुत इजीली हम लोग करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन बनेगा जिसपे हम अप्लाई करेंगे चीजें, वो क्षेत्रफल होगा। बस हमें किसी तरह एक भुजा चाहिए और एक चर, परिवर्तनशील एक राशि जिसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ बहुत इजीली, बड़े आराम से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। इसके अंदर हम परिवर्तनशील राशि लेने के लिए आप कहोगे सर त्रिज्या ले लेंगे वृत्त की, नहीं भाई, बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि उसने एक बात कही है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त, अगर ये वृत्त दे दिया गया है तो इसका मतलब है कि आर जो है ना, त्रिज्या जो हो गई, त्रिज्या कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई। भाई व्रत उसने जो दिया है, इसका मतलब त्रिज्या वेरिएबल नहीं होगी, त्रिज्या वेरिएबल नहीं होगी, तो फिर कौन वेरिएबल होगा, मैं बताता हूँ आपको, टेंशन ना लेनी है, बहुत इजीली। मैं इसके अंदर एक, चलो अब एक आयत ही बनाता हूँ, मुझे क्या पता ये वर्ग होगा या नहीं होगा, मैं इसके अंदर एक आयत बनाता हूँ, और बहुत ध्यान से आपको देखना है ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो, जब किसी आयत के चारों देखो, अगर किसी आयत के बाहर की तरफ एक वर्ग बनाया जाए, या वर्ग के अंदर किसी भी आयत के अंदर एक वर्ग बनाया जाए, तो हमेशा वो इसके कोनों से टच होके जाएगा। हमें पता है किसी भी आयत के जो विकर्ण होते हैं बेटे, वो बराबर होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और याद रखें, अगर इसको सेंटर कह दिया जाए, अगर इसकी त्रिज्या को मैं आर कह दूं, है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो हल करते समय, माना ठीक है ना, माना वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है आर है, क्या है, आर है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो इसकी भुजा चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसकी भुजा चाहिए, यह चाहिए। इसका नामकरण अगर मैं आपके सामने कर लूं तो मुझे ए चाहिए, ए बी चाहिए, ये भुजा चाहिए, ताकि जब तो क्षेत्रफल निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और मुझे बी सी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे के पास है कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ एक चीज है, वह है त्रिज्या आर। अब मेरी भाई बात सुनो, ये त्रिज्या आर है,
तो ये भी तो त्रिज्या आर ही होगी। तो आप अगर ध्यान दो, पूरा ए सी जो होगा वो 2r हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी त्रिकोणमिति लगाएंगे। तो आप एक काम करो, इस कोण को कुछ कह दो, ये कोण परिवर्तनशील होगा। अगर हम इस आयत के साइज को बढ़ाएंगे घटाएंगे, समझ में आ रही बात नहीं, तो ये कोण परिवर्तनशील होगा, यानी कि इस कोण के सापेक्ष ही हम लोग बातें करेंगे। अगर इस कोण को मैं थीटा कह दूं, मतलब मैं कह दूं CAB, है ना, तो यहां पर माना तथा, हमने ये कह दिया तथा कोण जो CAB है उसको मैंने कह दिया थीटा। ऐसा क्यों कहा अभी बताता हूं। क्योंकि आपको इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। इसको अगर त्रिभुज को मैं साइड में उठा लूं मेरे बेटे, बहुत ध्यान से देखना, शायद आपको फिजिक्स में समझ में आ गया हो, लेकिन मैं अपने गणित के हिसाब से समझाऊंगा। अगर ये भुजा 2r है और ये कोण थीटा है, तो आपको सर ने बता दिया होगा, फिजिक्स वाले ने, कि सर ये 2r cos थीटा हो जाएगी, नीचे वाली भुजा हमेशा 2r cos थीटा हो जाएगी, और जो ऊर्ध्वाधर भुजा है ये बेटा हो जाएगी 2r sin थीटा हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया कैसे हो जाएगा वो? सर कैसे हो जाएगी? जो थोड़ा सा ध्यान नहीं लगा रहे हैं उनको समझो, मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगी। देखो सुनो, देखो सुनो, इसको कह लो आप A, इसको कह लो आप B, इसको कह लो आप C। तो इस त्रिभुज में ले लो आप cos थीटा निकाल लो। cos थीटा बराबर आएगा आधार बटा AB बटा कर्ण, कर्ण कितना है 2r, 2r को उधर ले जाओ तो 2r cos थीटा बराबर किसके आ जाएगा? AB के। मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, ठीक है ना, मैंने क्या कहा था कि हमारे पास अगर मैं कह दूं त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, इसको कह दिया मैंने ये, तो त्रिभुज अगर मैं ABC में बात करूं, ABC में जो हमारी AB भुजा होगी वो 2r cos थीटा होगी, नहीं होगी? इसको मैंने क्या कह दिया, ये होगी 2r cos थीटा होगी, नहीं होगी? ये वाली भुजा मैंने दिखा दिया ट्रिग्नोमेट्री लगा के। ऐसे ही अगर मैं इसमें sin थीटा का फॉर्मूला लगा दूं कि sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है BC बटे कर्ण कितना है 2r, तो बेटे BC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2r sin थीटा। तो सीधी सीधी बात है, ये वाली जो भुजा होगी ये हो जाएगी 2r sin थीटा। तो बेटे इसकी जो यानी कि BC जो आ जाएगा हमारे पास में, BC इज वॉट, यह आ जाएगा 2r sin थीटा, ठीक है, BC आ जाएगा हमारे पास में 2r। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्ट ही कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं, किसका क्षेत्रफल निकालूं? जो हमारे पास में वर्ग है सॉरी बेटा, है ना, ठीक है ना। तो वर्ग तो हमें बाद में प्रूव करना, हम क्या करेंगे इसको आप ABCD कह लो ना, ABCD, है ना। तो देखो आयत ABCD का जो क्षेत्रफल होगा उसको मैं कैपिटल A कह लूँ, है ना, A, और वो बराबर किसके होगा? A हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि AB गुणे BC, यानी कि A जो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। तो वह क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बेटा मेरे? वो आ जाएगा AB कितना निकाला हमने 2r cos थीटा और मल्टीप्लाइड बाय 2r sin थीटा। तो क्षेत्रफल आ जाएगा बेटे देखो 2r स्क्वायर और मैं लिख रहा हूँ 2 sin थीटा और cos थीटा। त्रिकोणमिति के अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर मेरे भाई, त्रिकोणमिति के अंदर एक फॉर्मूला होता है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। A बराबर आ जाएगा 2r स्क्वायर और sin 2 थीटा, ठीक है। तो यहां से हम लोगों के पास में एक एक्सप्रेशन बन गया। अब हम यहां से अपना काम प्रोसीड कर सकते हैं। हमें वर्ग दिखाना है, हमें दिखाना क्या है? वर्ग, ध्यान रखना। तो वर्ग दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रूव वर्ग। तो AB को हमें BC के बराबर दिखाना होगा, ये हमारा टारगेट है। चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग DA ओवर D थीटा निकाल लेते हैं। ये 2r स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेंगे क्योंकि ये फिक्स है, r तो हमें दिया गया फिक्स है, ठीक है। ये 2r बाहर आ जाएगा। sin 2 थीटा का होता है cos 2 थीटा, लेकिन चेन रूल से जब 2 थीटा करेंगे तो 2 बाहर और आ जाएगा। भाई आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना दोबारा से चेन रूल के हिसाब से 2 थीटा को, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो DA ओवर जो D थीटा है उसका जो मान आ जाएगा यहाँ से 2
4r² और cos 2 थीटा आपका आ जाएगा। फिर हम लोग पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पॉइंट। तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए है ना, यही कह लें ए के उच्चतम मान के लिए, ये लाइन भी लिख सकते हैं, उच्चतम मान के लिए, है ना, उच्चतम व निम्नतम मान के, दोनों मान निकाले जा सकते हैं ना, निम्नतम मान के लिए हम लोग बेटे क्या कर लेंगे कि dA/d थीटा को 0 रख लेंगे। यहां से हमारा 4r² cos 2 थीटा बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो r² खत्म हो जाएगा, ये तो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी क्योंकि ये भी 0 नहीं है, ये भी, तो हमारे पास cos 2 थीटा को हम लोग 0 कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे cos 2 थीटा 0 कब होता है, या तो उसकी वैल्यू π/2 हो जाए, या तो कब, जब cos π/2 हो जाए, या फिर जब cos 3π/2 हो जाए। ठीक है, नहीं आपके पास में तो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसी पॉइंट को ले लें तो 2 थीटा का मान π/2 हो जाएगा। अगर मैं इसके केवल इसी पॉइंट को डिस्कस कर लूँ, क्योंकि थीटा का मान 90 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं। एक देखो थीटा क्या है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण ही आएगा, यह आ जाएगा π/4, 45 डिग्री आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो हमारे पास में जो पॉइंट मिला है वो 45 डिग्री है। अब इस पर चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पर चेक करेंगे। इसको आप समीकरण नंबर 1 कहा होगा आपने यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का पुनः अवकलन कर लेंगे। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। बाद में समझा पा रहा हूं आपको, मैं एक बार समअप कर दूंगा क्या करा मैंने। सापेक्ष अवकलन करने पर मुझे वर्ग प्रूव करना बेसिकली, है ना। वर्ग प्रूव करने के लिए मुझे दोनों साइड्स बराबर दिखानी, उसके लिए मुझे थीटा का मान चाहिएगा ना। तो मैं थीटा का मान अब निकाल लिया है, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं क्या इस मान पर ये जो अंदर आयत बना है इसका क्षेत्रफल उच्चतम है या नहीं है। तो जब हम लोग d2a/d थीटा स्क्वायर निकालेंगे, d2a/d थीटा स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास देखो 4r² एज इट इज रह जाएगा, 4r² एज इट इज हो जाएगा। cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन 2 थीटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के साइन 2 थीटा। लेकिन दोबारा से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक 2 और आ जाएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा। और हम लोग कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू π/2 पर, देखो अब π/4 पर, तो d2a/d थीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस के 8r² और साइन π/2 यानी कि π/2, और साइन π/2 का मान 1 होता है, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। तो केवल आ जाएगा d2a/d थीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस का 8r², और माइनस में आ गया क्योंकि r भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है बेटा, अतः हम लिख देंगे, अतः थीटा इज इक्वल टू π/4 पर a उच्चतम है। ये तो क्लियर हो गया, उच्चतम है कब, जब a का मान ही लेते हैं। अब देखो, ये देखो कि वर्ग बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम भुजा देखेंगे। सबसे पहले मैं ए बी निकालूंगा। ए बी हमारे पास क्या कंसीडर करी थी मैंने, 2r cos थीटा, तो 2r cos थीटा, cos थीटा की जगह लिख देंगे π/4। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 2r और इसकी वैल्यू अंडरूट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कहने की बात है। फिर आप BC निकालोगे, BC था 2r sin थीटा, थीटा की जगह आप π/4 भरोगे, और इसकी देखो π/4 का मान भी 1/√2 ही होता है, तो 2r/√2 ये भी आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं चूंकि AB हमारा BC के बराबर है, अतः ABCD एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल या खाली वर्ग है, आप ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत अच्छे से सवाल को करना है बेटा। हम लोग चलते हैं अब अगले सवाल पर। आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होगा सवाल। तो हम लोग अब चलते हैं बेटे 20वें सवाल की तरफ। किसकी तरफ, 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा,
चलिए प्यारे बच्चों, अब बेटा हम लोग बात करने वाले 20 नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर भी कुछ कहानी ऐसी ही है जिसको समझ पाना मतलब अगर आप दिमाग लगाओ तो आ जाएगा, और थोड़ा प्रैक्टिस मांगते हैं सवाल। ये सवाल थोड़े से प्रैक्टिस मांगते हैं, अगर आप 1-2 बार करोगे तो शायद मतलब 100% आपको समझ में आ जाएंगे। कह रहा है किसी प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब दिया हुआ, ये फिक्स है, ये दिया हुआ, किसी प्रदत्त पृष्ठ, प्रदत्त पृष्ठ का मतलब ये हो गया कि दिया हुआ पृष्ठ है, यानी कि कांस्टेंट है। दिया हुआ का मतलब कांस्टेंट, आपको दे दिया 4 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, वो फिक्स है। तो दिए गए पृष्ठ एवं महत्तम आयतन, ये हमारा वो फंक्शन बनेगा जिस पे हम काम करेंगे। महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। तो बेटे यहां पर हमें तो बात है उसको समझना जरूरी है कि हमारे पास में अगर एक हम लोग बेलन ले लें, बेलन की बात करना ना, ये हम एक बेलन बना लेते हैं, ठीक है जी। बेलन की आकृति आप सभी को पता है, क्लास 9th से 10th से हमने ये सब जान के आए हैं, ठीक है ना। तो इस बेलन का जो पृष्ठ है वो दिया गया है, पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ। तो हल करते हैं पहले। देखो सबसे पहले तो आप मेरी बात समझें, इसके 2 अंग होते हैं जो कि जिनके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है, और वो 2 अंग होते हैं, एक तो आधार की त्रिज्या पता हो, एक ऊंचाई पता हो। तो हम एक काम कर लेते हैं कि माना जो बेलन है हमारा, बेलन के आधार की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या जो है बेटा, उसको मैं r तथा ऊंचाई h कह लेता हूं। ऊंचाई क्या कह लेता हूं बेटा? h कह लेता हूं। लेकिन h आधार, देखो त्रिज्या तो r मान ली, ऊंचाई h मान ली, साथ ही साथ मान लो कि जो उसका पृष्ठ है s तथा आयतन को हम मान लेते हैं, आयतन जो है उसका, आयतन को भी हम लोग मान लेते हैं, आयतन v है। ये हम सब चीजें मान लेते हैं, ठीक है। तथा 2-3 जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता ना, तो हमने लिखा त्रिज्या r, ऊंचाई h, पृष्ठ s तथा, है ना, पृष्ठ s तथा आयतन जो है v है, ठीक है। तो इसके अंदर जो परिवर्तनशील राशियां हैं वो 2 हैं, और हमारे पास s फिक्स है। तो सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, हमें काम करना आयतन पे, क्योंकि हमें महत्तम आयतन ही करना है, ठीक है, यानी कि उच्चतम आयतन करना है। तो जब हम लिखेंगे बेलन का आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को सभी को पता होगा, बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, और मैं आपको बता देता हूँ। v बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, r और h आपको पता है। अब देखो सुनो, ये v जो है r और h के पदों में आ गया, इसके अंदर 2 वेरिएबल है, r भी है h भी है। तो हमारा अब मेन ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से इस पूरी इक्वेशन को किसी एक में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको अभी यही छोड़ दो, ठीक है ना, इसको चाहो तो आप यही छोड़ दो। तो अब हम क्या करते हैं, बेलन का जो पृष्ठ है उससे बात करते हैं, क्योंकि वो दिया गया है। बेलन का जो पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब सब बोले तो संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ जो होता है बेटे वो होता है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं यहां से h का मान निकाल करके ऊपर, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहां से मैं h का मान निकाल करके ऊपर रख लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। तो मेरा ये पूरा का पूरा केवल r के पदों में बन जाएगा, फिर मैं dv बटे dr कर लूंगा, है ना, और फिर मैं अपना जो हमारा नियम है द्वितीय अवकलज विधि वो लगा देंगे, और उसके हिसाब से जब पॉइंट निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से s इज इक्वल टू, यहां सबसे पहले 2r मैं कॉमन निकाल लेता हूं, नहीं h निकालना ना मुझे, तो एक काम करो, 2 पाई r h को जो का तू रखो, और s इसको धर ले जाओ माइनस के 2 पाई r स्क्वायर। आपको मैं समझा पा रहा हूं क्या है, यहां से अगर मैं h का मान निकालूंगा तो आ जाएगा s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, ठीक है। अब चाहो तो इसको अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो, नहीं तो नहीं। इसको आप क्या करो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, देखो मुझे स्पेस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो बेटा मैं थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करूँगा। तो मेरा v जो बनेगा
वी जो बनेगा, क्योंकि उधर बहुत स्पेस खराब हो रही है ये वाली, तो वी जो बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर, एच की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है जी। यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, इस टू से नहीं कटेगा कुछ भी, पाई से पाई कैंसिल, आर की एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो v मेरे पास आ जाएगा, आर की मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर कर देंगे एस आर माइनस 2 पाई आर की घात 3, 2 पाई आर की घात 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, 2 पाई आर की घात 3, लेकिन एक सुनो मेरे बात, बटे में 2 भी तो है, तो बटे में हम लोग इस 2 को थोड़ा इन छोड़ देंगे, बटे में 2 भी है, बटे में क्या है मेरे भाई, 2 भी है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहां पर इस फंक्शन को हम लोग चाहे तो इसको थोड़ा और सरल कर लो, एस आर बटे 2 माइनस पाई आर की क्यूब, इसको समीकरण नंबर 2 कह लो, क्योंकि इसका दोबारा से अवकलन फिर करना पड़ेगा। तो क्या करो, आप करो पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, नहीं नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा ही करना, पहले आप क्या निकालोगे, डी वी बटे डी आर, क्योंकि आर के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ पे देखो आर का 1 हो जाएगा, तो एस बटे 2 बचेगा केवल यहाँ पे, माइनस पाई बाहर आ जाएगा और 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। बात आपकी समझ में आई, मैंने आपको समझा दिया जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो यहां से अगर मैं क्रांतिक बिंदु के लिए डी, इसको इक्वेशन नंबर कह लो सेकंड, और अब हम क्या करेंगे, जो सवाल में करते हैं कि डी वी बटे डी आर का जो मान है बेटा वो 0 रख लेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो आ जाएगा एस बटे 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे बराबर 0, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा एस बटे 2, तो यानी कि ये आ जाएगा आर स्क्वायर का जो मान है ना वो मेरे पास आ जाएगा बेटे 3 एस बटे 6 पाई, एस बटे 6 पाई कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर का मान आ जाएगा, है ना, 3 पाई। तो ये पॉइंट आ गया, ये क्या हमारे पास, अभी अंडर रूट में ले लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और आप ध्यान रखें आर जो है माइनस में तो होगी नहीं, तो आप चाहो तो यहाँ पर अंडर रूट लगा लो, क्योंकि नेगेटिव तो आप लोगे नहीं आर को, क्योंकि त्रिज्या है ना, होगी नहीं। तो यहाँ से आप लोग कैसे करेंगे, समीकरण 1 का पुनः अवकलन कर लें। अब समीकरण 1 2 का क्या कर लें, पुनः अवकलन। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो आ जाएगा बेटा कितना, क्योंकि हमें तभी तो पता चलेगा डी वी बटे डी आर स्क्वायर, क्योंकि हमें बात करनी है ना उच्चतम महत्तम आयतन की, तो यानी कि जब हम इसका यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 6 पाई आर। समझ में आया भाई, आर के सापेक्ष इसका अवकलन करके देख लो, ये तो चूंकि कांस्टेंट है, ऐसा में दिया गया है, उसने कहा ना प्रदत्त पृष्ठ, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, ये तो हमें संख्या दी गई है कंफर्म, तो हमारे पास जो आया ये आ गया हमारा माइनस के 6 पाई आर स्क्वायर विच इज नेगेटिव, सॉरी जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव अभी कहाँ, अभी देखो, तो x इज इक्वल टू जो हमने, सॉरी r इज इक्वल टू जो हमने पॉइंट निकाला है, दिस इज अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई, पर अगर हम बात करें कि d2v ओवर डी आर स्क्वायर का मान कैसा होगा, तो माइनस के 6 पाई इंटू, ये प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, इसको कहें नेगेटिव है, क्या है भाई, माइनस आ गया तो नेगेटिव ही रहेगा ना नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि r बराबर अंडर रूट ऑफ s बटे 6 पाई पर v जो है आयतन क्या होगा, आयतन क्या है बेटा, महत्तम या उच्चतम, है ना, बात एक ही है, महत्तम है। तो बात तो सिद्ध हो गई, लेकिन हमें करना बेलन की जो ऊंचाई है ना, और आधार का जो व्यास है वो बराबर होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आप इस चीज को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आर का मान या फिर देखो सुनो, यहां से थोड़ा सॉल्व करके यहां से एस का मान ऊपर रख देंगे इसमें, देखो यहाँ पे, क्योंकि एच और हमें रिलेशन किस में चाहिए अब, आर और एच में, तो यहां से आप एक काम कर लो, एस का मान निकाल लो, ठीक है ना,
कि दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, चूंकि यहाँ लिख लेंगे चूंकि हमें पता है अंडर रूट एस बटे 6 पाई जो बराबर है वो आर के है, तो ये आ जाएगा एस बटे 6 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ से जो एस का मान है वो आ जाएगा आर स्क्वायर 6 पाई आर स्क्वायर 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये जो मान था इसको चाहो आप कुछ कह लो, जैसे इसको मैंने सपोज कर लो ये करते करते 2 आ गए थे यहाँ पर, और इसको कह लो आप फिर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे फिर तीसरी समीकरण का आप अवकलन करोगे। तो बेटा को समीकरण हम लोग किस में रख देते हैं, 2 में रखने पर जो वो कह रहा है वो हो जाएगा अभी। तो जब हम रखेंगे इसको तो देख लेना कहाँ से क्या शुरू हुआ। पहले हमने यहाँ से चलते चलते यहाँ से मैं यहाँ से शुरुआत करी, फिर यहाँ पे ख़त्म हुआ काम 2 स्टार, तो शुरुआत फिर यहाँ से हो गई थी, और यहाँ पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान देना 3 स्टार से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं मान इसमें रखूंगा तो h बराबर कितना आ जाएगा, उसने कहा ना ऊंचाई जो है वो व्यास के बराबर है, s माइनस s का मान है 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बटे कितना मेरे बेटे 2 पाई आर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, 2 दूनी तो 4 होते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, आर से घात, तो h बराबर आ जाएगा 2r, और इससे आप क्या कहोगे ऊंचाई जो है ना वो किसके बराबर है, व्यासी। देखो व्यासी तो बना 2r क्या होता है, 2r क्या होता है बेटा, व्यासी तो होता है त्रिज्या का डबल, ऊंचाई बराबर व्यास आ गया। उसने यही कहा था कि आधार का व्यास, ऊंचाई जो है आधार के व्यास के बराबर है। तो बहुत सरलता से आप चीजें कर सकते हो लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस मांगेंगी बहुत ज्यादा। क्या मांगेंगी बेटा, प्रैक्टिस। तो चलिए हम बढ़ते हैं 21 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, अब जो क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं अब वो है 21। फोकस करने के लिए सब करना पड़ता है, जो धुंधला हो जाता है, ठीक है, सब दिख रहा है सही। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब वाले, ध्यान से सुनना, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन वाले डब्बे सभी बंद बेलनाकार, बहुत सारे डब्बे हैं जिनका जो आयतन है वो 100 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है, लंबवर्तीय डब्बे हैं। डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल, पृष्ठ का मतलब जिसका संपूर्ण पृष्ठ है ना, संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम संपूर्ण जिसका सबसे कम होगा वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात करो। विमाओं का मतलब तो सीधी बात है, डिब्बा भी बेलनाकार ही होगा ना, तो उसकी त्रिज्या होगी, है ना, और उसकी ऊंचाई होगी, ये चीज हमें निकालनी है। बिल्कुल ठीक है। नहीं कि बात कही गई है, देखो डब्बे ना, सुनो मेरी बात भाई, एक डब्बा ऐसा बन सकता है जिसका आयतन 100 घन सेंटीमीटर हो जाए, ऐसा बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है कि वो फैल गया छोटा सा ऐसा बन गया, है ना, लंबा भी बन सकता है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनका आयतन तो है, सबका कितना है, सबका आयतन कितना है बेटा, सबका आयतन कितना कहा उसने 100 घन सेंटीमीटर। लेकिन हमें इन सब में से उस डब्बे यानी कि उस बेलन की विमाएं यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करनी होगी जिसका पृष्ठ जो है सबसे छोटा है, तो बहुत आसानी से हम लोग बात करेंगे, हमारे पास r और h ही 2 वेरिएबल बनेंगे और हमारा जो पृष्ठ है वो हमारा फंक्शन बनेगा। तो सबसे पहली बात तो आप कुछ चीजें मान लो कि यहाँ पर मैं जब सवाल को हल करूंगा कि माना जो बेलन है ना, डिब्बा है, जो बेलन है, बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई हमने मान ली बेटा h, आप आयतन मान लो v, तथा एक चीज और मानी जाएगी, उसका पृष्ठ जो है, पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही, पृष्ठ s है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात तो कंफर्म है
कि हमें v जो दे दिया है वो 100 दे दिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। बहुत इजीली हम लोग इस बात को जानते हैं। और बेटे हमें एक बात और क्लियर है कि जो s होगा वो होगा आपका कितना, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्लास 10th 9th में हमने अच्छे से समझाया है, ये आपको पता होगा, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो अब आपको करना क्या है इसी को मिनिमम देखना है। लेकिन इसके अंदर फिर वही प्रॉब्लम है कि दो चर हैं r और h, तो हमें एक को भगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा हमारे पास जो v दिया गया है। इसको आप क्या करो, ठीक है ना, इसको आप क्या करो, समीकरण 1 बना लो। अब आप एक काम करो, ठीक है ना, यहां से हटा लो। अब या ऐसा करो, देखो सबसे पहले आप क्या करो, s ही लिख लो। s हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर, ये इसका पृष्ठ होता है ना। और इसको आप इक्वेशन 1 मान लो अभी के लिए। अब चूंकि हमें एक बात पता है कि जो v है वो कितना है बेटे, 100 सेंटीमीटर क्यूब है ना। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटे आ जाएगा 100 लिख लो, मात्रा ना लिखो। यहाँ से h का मान निकाल लो आप। यहाँ से जब h का मान निकालेंगे तो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और उसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास जो बन जाएगा एक्सप्रेशन वो s बराबर बन जाएगा 2 पाई आर, h की जगह रख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। मेरे भाई समझ में आ रही बात। यहाँ से पाई कैंसिल और r से घात कैंसिल आउट हो जाएगी। तो s का जो वैल्यू हो जाएगा, पृष्ठ जो हो जाएगा वो 200 बटा r प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका r के सापेक्ष आप अवकलन करो। r के सापेक्ष है ना, अब तो फलन बन गया ना। r के सापेक्ष बेटा क्या कर लेते हैं हम लोग, अवकलन। r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास में आ जाएगा ds बटे dr। 200 कांस्टेंट है और r स्क्वायर का कितना होगा बेटे, 1 माइनस के, ये हो जाएगा। आपको बताया है हमने कि कभी भी अवकलन करना पड़ेगा। आप करके देख लो 1 अपॉन एक्स का तो आता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, चाहे आप करके देख लेना, ये चीज़ें आपको पता है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर का 2r हो जाएगा तो 4 पाई आर आ जाएगा। यहाँ से हम कहेंगे कि ds ओवर dr का जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस के 200 बटे आर स्क्वायर प्लस के 4 पाई आर आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आकर के बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बिंदु निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ds ओवर dr का जो मान है उसको हम शून्य भर देंगे, ठीक है बेटा, फिर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब ds ओवर dr का मान शून्य भरेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 200 बटे आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू 0, या फिर एक काम कर लो 4 पाई आर इज इक्वल टू आ जाएगा 200 बटे आर स्क्वायर, या फिर देखो ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, आर की क्यूब बराबर आ जाएगा 200 बटे ये है ना 4 पाई, या आर की क्यूब का मान आ जाएगा हमारे पास में ये काट दो उसको, 5 × 20 50 बटे पाई, ठीक है। या आर इज इक्वल टू आ जाएगा 50 बटे पाई की घात 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। ये एक पॉइंट आ गया जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम लोगों ने कहाँ किया था अवकलन, ये किया था यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 का पुनः अवकलन कर लेते हैं। समीकरण 2 का पुनः अवकलन कर लेते हैं, तभी तो पता चलेगा ना ये जो बात कह रहा है वो क्या कह रहा है, न्यूनतम पृष्ठ की बात होगी। तो हम लोग करेंगे d2s ओवर dr स्क्वायर बराबर, देखो ये पे आ जाएगा आपके पास माइनस तो है ही है, 200 आर स्क्वायर का कितना होगा, अगर आप d बटे dx करोगे
1/x² का मान लो, तो लिखोगे आप इसे d/dx ऑफ x की घात -2, घात शुरू में घात में से एक कम है ना, 3 हो जाएगी, तो -2/x की घात 3 है ना। तो यहाँ पे लिख लोगे आप माइनस का 2 बटे है ना, माइनस के 2 बटे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, चलो माइनस का 2 बटे, अभी ऐसे लिख लो कि 200 गुणे माइनस का 2 बटे एक्स की आर की घात 3 प्लस, ठीक है, 4πr प्लस 4πr, तो r तो खत्म हो गया, केवल रह जाएगा 4π। ठीक है जी। अब यहां से देखो ध्यान से, d2s/dr² का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 बटे r³ प्लस 4π। अब इसको चेक कर लो, r बराबर जो हमने निकाला है 50 बटे पाई की घात 1/3 है ना। ठीक है बेटा, आपके पास में कितना आ जाएगा, 1/3। तो जब आप देखोगे, इसे सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो जब इसमें r की वैल्यू भरोगे आप, पर आप d2s/dr² का जो वैल्यू है, देखो r का मान प्योर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, r का मान जब इसमें भरोगे तो सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, नहीं चाहो भर के देख लो, अगर आप भर के देखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कि 400 बटे r³ का मान कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से देखो 50 बटे पाई ऊपर चला जाएगा प्लस 4π, 0 से 0 और 5 8 40, यानी कि 12π आ जाएगा। आपको पता है 12π 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये कहें कि r बराबर 50π की घात 1/3 पर s जो है वो न्यूनतम है, s जो है वो न्यूनतम है। लेकिन हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है r की वैल्यू निकालनी है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। तो कोई बड़ी बात नहीं, r का मान हमने ये निकाल लिया है यहाँ पर। ठीक है जी, r का मान हमने ये निकाल लिया है यहाँ पर। r कितना निकला हमारा, ठीक है ना, r हमारा कितना निकला भैया, 50 बटे पाई की घात 1/3, और h निकाल लेंगे, h यहाँ से निकला जाएगा आपका, है ना, आता तथा h जो हो जाएगा, h हमें पता है 100 बटे पाई r², यानी कि h का मान आ जाएगा 100 बटे पाई इंटू इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो 50 बटे पाई की घात 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2/3। बड़ा ख़राब सा वैल्यू आ रहा है, फिर आंसर शीट में देख लो कितना आंसर है। r का मान तो ठीक है, तो h का मान थोड़ा एडजस्ट करना होगा। ठीक है ना, h का मान थोड़ा एडजस्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, r बराबर देखो 100 ठीक है ना, देखो लिखो 100 बटे पाई अलग लिख लो, ये 100 बटे पाई गुण है, इसको हम क्या कर लें, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। ये 50 बटे जो पाई है इसकी घात को हम 2 बटे माइनस के 2/3 कर लेंगे। अब h बराबर देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर मैं से लिखूंगा 2 इंटू 50 बटे पाई, देख लो ना, लिख सकते हैं, इंटू 50 बटे पाई की घात माइनस के 2/3, तो h गुणे 2 रखो जो घात, देखो एक घात ये रही, तो जब इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/3, 50 बटे पाई की घात 1/3। तो बेटे मेरे हिसाब से तो यही आंसर निकल रहा है, h का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। एक आंसर आपका क्या आ गया, r की वैल्यू आपकी बड़ी अजीब सी आई है बेटा, ये वाला आया है, और फिर आपका ये वाला आया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, और 22वें सवाल की बात करते हैं इजीली। चलिए।